गाइस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इक्वेशंस। राइट, सिंपल इक्वेशंस हम बेसिक से लेकर के चलेंगे। राइट, सो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सिंपल इक्वेशंस का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद और भी पार्ट्स आने वाले हैं जिसमें हम लोग बेसिकली पूरा सिंपल इक्वेशंस को कवर अप करेंगे। राइट, रेलवेज में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, LIC AO वगैरह सारे में किस टाइप से आते हैं वो तो हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चंस जो है सिंपल इक्वेशंस होता क्या है, सिंपल इक्वेशंस में बेसिकली किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सिंपल इक्वेशंस होता क्या। सिंपल इक्वेशंस को अदर वर्ड्स में हम लीनियर इक्वेशंस भी बात करते हैं। राइट, सिंपल इक्वेशंस नाम से ही ये अंडरस्टूड है कि काफ़ी सरल जो है ये हमारे पास यहाँ पे समीकरण होता होगा। राइट, जिसमें बेसिकली आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स में भी एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। राइट, लेकिन वेरिएबल्स का जो पावर होगा, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे तो एक्स का जो पावर होगा, यहाँ पे एक्स का पावर क्या दिख रहा है मुझे, दैट इज 1। राइट, सो एक्स का पावर 1 होगा, हम एक्स का पावर 1 को लेकर के यहाँ पे जो होगा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, सो अभी हम यहाँ पे आते हैं कि अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलूँगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। राइट, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास दिया हुआ है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 26। यहाँ पे हम 4 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 26, 4 का साइन पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। सो 26 माइनस 4। राइट, now 2x is equals to 26 minus 4 which is 22 and x is equals to 11। 22 divided by 2 that is 11। so बेसिक सा था यहाँ हमारे पास, तो x का वैल्यू क्या होगा सो दैट 2x प्लस 4 26 हो सके, दैट इज 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स है। ठीक है, एक क्या है, एक x है और एक y है। तो अगर दो वेरिएबल है तो इक्वेशंस भी हमारे पास दो होने चाहिए, तभी हम जो है x और y का यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशंस दिया हुआ है हमारे पास, तो वैल्यूज क्या फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे, सिर्फ x फाइंड आउट करना है या y। तो यहाँ हमको दिख रहा है क्या कि x भी फाइंड आउट करना है एज वेल एज y को भी फाइंड आउट करना है। तो दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि दोनों इक्वेशंस में हमें x का या y का किसी एक का वैल्यू को एलिमिनेट करना है सो दैट हम दूसरे का वैल्यू फाइंड आउट कर सके। राइट, तो लेट्स से अगर मैं x से एलिमिनेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं। दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। इसको हम नाम देते हैं दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, दिस इज 5x प्लस 4y दैट इज इक्वल्स टू 13। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। अभी आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है वो क्या है, दैट इज 2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है वो क्या है, 5। अगर मैं डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो x कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा। राइट, x कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए इन दैट केस, हमको इन दैट केस क्या करना चाहिए कि x के साथ जो कोफिशिएंट दोनों जगह मल्टीप्लाई किया हुआ है उन दोनों को हम बराबर बनाते हैं, सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, तो जो 2 है और 5 है उन दोनों का आपको एलसीएम लेना और सबसे छोटा ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाता हो और 5 से भी डिवाइड हो जाता हो। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है, नहीं समझ में आता है तो क्या कीजिए कि जो इक्वेशन 1 के साथ x मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2। राइट, एंड यहाँ हमारे पास 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे और ये हो गया मल्टीप्लाई हमारा 5। राइट, तो ये हमारे पास था इक्वेशन 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। राइट, अब हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू के बोथ हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास इक्वेशंस जो है वो इक्वेशंस क्या बन जाता है वो एक बार हम देख लेते हैं। सो पहला इक्वेशन बन जाएगा 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 15y
दैट इज इक्वल टू 8 5 सा 40। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या होगा, 2 5 सा 10x प्लस 4 2 सा 8y इक्वल टू 13 2 सा 26। अभी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है दोनों ही इक्वेशंस में, वो दोनों ही जगह पे क्या है आपको दिख रहा है, ये भी 10 है एंड ये भी आपका 10 है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि अभी यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट, उनको यहाँ पे क्या करना है, हटाना है, राइट, रिमूव करना है उनको। तो क्या करना होगा, दोनों जगह पे आप 10 का जो x का साथ मल्टीप्लाई नंबर है उसका साइन जो है वो सेम है, पॉजिटिव है, तो साइन सबसे पहले चेंज करना है अगर सेम साइन है इन दैट केस। तो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू के, तो ये माइनस बन जाएगा। ये भी 8 है, उसका भी साइन माइनस हो जाएगा। 26 हमारे साथ पॉजिटिव है, इसका भी साइन माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया कि ये आपके पास कैंसल आउट हो गया x का टर्म। तो 15 माइनस 8 क्या बचता है हमारे पास, दिस इज 7y इक्वल टू 40 माइनस 26 क्या बचेगा हमारे पास, पॉजिटिव 14। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 14/7 इक्वल टू 2, राइट। अभी दूसरे तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कहने का मतलब क्या है कि हमको बेसिकली x और y दोनों फाइंड आउट करना। y तो हम फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2, अब x फाइंड आउट करना है। सो लेट्स हम ट्राई करते हैं कि अगर हम y को एलिमिनेट करना होता तो कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है क्या है, दैट कोफिशिएंट इज बेसिकली, यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो दिख रहा है हमारे पास कि कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज 3, राइट, एंड यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 4। तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 12 बन जाता है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 बन जाता, y कैंसिल हो जाता है, x मिल जाता। अब वैल्यू पुटिंग हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करते हैं कि अगर y मिल गया और x भी निकालना होगा तो वैल्यू पुटिंग करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो वैल्यू पुटिंग चेक करते हैं। तो अभी हमारे पास लेट्स से कि हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं पुट y इक्वल टू 2, जो y का वैल्यू आया किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। लेट्स से हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1, राइट। हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो सबसे पहले हमको इक्वेशन 1 लिखना होगा। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है वो हम लिखते हैं, राइट। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, राइट। तो 2x x हमको फाइंड आउट करना है, राइट, y का वैल्यू पता है तो y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो दिस इज 3 इंटू 2, जो y का वैल्यू आया हमारे पास इक्वल टू 8। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या आता है कि 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 2 जो हमारे पास आया 6। सो 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 दैट इज 2, एंड x हमारे पास क्या आ गया, 2/2 इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रहा था कि x और y का वैल्यू क्या आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो ये हमारा बेसिकली आंसर हो गया इस क्वेश्चंस का। आई होप आपको क्लियर हो, किसी तरह का कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन सेम हमारे पास क्या बोल रहा है कि इफ x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 14। ना सबसे पहला हमने जो क्वेश्चन किया उसमें एक वेरिएबल था x, दूसरा क्वेश्चन किया हमने उसमें दो वेरिएबल थे x एंड y, तीसरा ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जिसमें तीन वेरिएबल है, x है, y है और z है, और हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस भी है, राइट। तो तीनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हम लोग x का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और z का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस लिखते हैं, राइट। तो सबसे पहला हमारा इक्वेशंस यहाँ पे क्या आ जाता है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, राइट। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, राइट। दूसरा इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 10, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो इक्वेशन है उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तीसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 21। सो इसको हम लोग नाम दिए इक्वेशन नंबर
3, राइट। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि अब 3 इक्वेशंस है, राइट, 3 वेरिएबल्स भी हैं, तो आपको क्या करना है कि किसी भी प्रकार हम लोगों को इसको 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस में बदलना है। कैसे बदल सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी 2 इक्वेशंस को उठाएंगे, सपोज मैं x एलिमिनेट कर दिया तो मुझे y और z में इक्वेशंस मिल गया, एक इक्वेशन। फिर से हम क्या करेंगे, किसी 2 को, बट इस बार अलग 2 इक्वेशंस लेंगे और फिर हम x को ही वहां पे एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, y और z में हम फिर से वैल्यूज निकालेंगे। तो 2 इक्वेशंस इस तरीके से हमारे पास y z में आ जाएगा। फिर हम जो क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरीके से सॉल्व कर रहे थे फिर वही अप्लाई करेंगे। तो हम x को एलिमिनेट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं कि जो पहला इक्वेशन है उसमें हम कुछ नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1, राइट। एंड जो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वेशन 2 में 2x है, राइट। सॉरी, पहले इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो वो 2x बन जाएगा। दूसरे इक्वेशंस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, तो ये ऑलरेडी जो है वो हमारे पास 2x रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशंस में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशंस को उसमें से माइनस करेंगे। तो हम लिखते हैं पहला इक्वेशन से हमारे पास क्या होगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2x आ जाएगा, प्लस 2y है, 4y बन गया, प्लस 6z इक्वल टू 28। दूसरा इक्वेशन एज इट इज रह जाएगा क्योंकि हम उसमें x से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 10। हमको क्या करना था, हमको सब्ट्रैक्ट करना था ताकि हम क्या कर सके, x जो है उसको हम एलिमिनेट कर सके। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया एंड ये भी माइनस हो गया। तो अब x तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, 4y है, 4y में से y माइनस अगर हो गया तो हमको मिलता है 3y एंड 6z में से 2z माइनस हो गया तो क्या मिला, 4z इक्वल टू 28 माइनस 10 अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, 18। ये जो इक्वेशन है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज करके हम एक वाई जेड में एक वैल्यू लेकर के आए जिसका हमने नाम दिया इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हम 4 माइनस वाई किया पॉजिटिव 3y, 6 माइनस 2 ये हमारे पास पॉजिटिव 4z आएगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब फिर से हम यहाँ पे लेंगे, तो फिर से अब हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे अब हम कौन कौन सा इक्वेशन ले सकते हैं, किसी 2 को लेना है, 1 2 और 3 में से, राइट। तो क्या ले, हम फिर से एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस बार इक्वेशन 1 में हम 3 से, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें क्या, इक्वेशन 3 डायरेक्टली। 1 से मल्टीप्लाई करें नहीं मल्टीप्लाई करें क्या फर्क पड़ता है। सो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला इक्वेशन बन जाता है हमारे पास 3x प्लस 6y प्लस 9z इक्वल टू 42। और दूसरा हमारे पास जैसा इक्वेशन है एज इट इज रह जाएगा, 3x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करना है हमको, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 माइनस, तो अगेन हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 माइनस 3 इज 3y, 9 माइनस 4 इज 5, 5z एंड 21, 42 माइनस 21 इज अगेन 21। ये मेरा इक्वेशन जो है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 5। अब हमको क्या करना है कि 4 इक्वेशन और 5th इक्वेशन इन दोनों में 2 वेरिएबल्स हैं, अब दोनों को फिर से हमको सेम करना है और हमको क्या करना है, वैल्यू लेकर के आना। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों में यहाँ पे भी मेरे पास जो आया है वो 3y आ गया है और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आया है ये भी क्या आ गया है, 3y आ गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 5 माइनस 4 तो y कैंसल आउट होगा, z का वैल्यू मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन 5 लेते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें से इक्वेशन 4 को, राइट। तो इक्वेशन 5 क्या है मेरे पास, 3y प्लस 5z इक्वल टू 21 माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू
18। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज माइनस माइनस माइनस, कट गया। 5 माइनस 4 इज 1, सो दिस इज z, z इक्वल्स टू 21 माइनस 8, 18 इज 3। तो यहाँ से हमको z का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया? z का वैल्यू 3। अब हम क्या करेंगे, इसी को पुट करेंगे और हम फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे इस बार कि y का वैल्यूज क्या आता है। तो y कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? y को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को, मैं कलर चेंज कर दिया हूँ इसलिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो हम किसी भी इक्वेशंस में 5 या 4 में से पुट कर सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 सपोज, ठीक है। तो हम z इक्वल्स टू 3 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 3y प्लस 5 इंटू जेड का वैल्यू 3 था इक्वल टू 21। तो 3y का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 माइनस 15 इज 6 एंड y इक्वल टू 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, z और y दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1, 2 या 3 में से किसी में भी पुट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, डायरेक्टली x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। सो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं पुट y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, वो हम लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू जेड, जेड का वैल्यू हमारे पास 3 है, सो 3 इंटू 3 इक्वल टू 40, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 14 माइनस 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, सो 14 माइनस 4 इज 9, 14 माइनस 4 इज 10 माइनस 9, वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1। तो हम यहाँ पे लिख दिए x इक्वल टू 1। सो अभी हमारे पास फाइनली हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था कि x का वैल्यू जो है हमारे पास, y का वैल्यू और z का वैल्यू क्या क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो हम क्या क्या फाइंड आउट करके ले करके आए वो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x, y और z की वैल्यू हमने क्या क्या फाइंड आउट की, राइट। सो x हमने क्या फाइंड आउट किया, x इक्वल्स टू 1 का यहाँ हमारे पास लिखा हुआ दिख रहा है आपको, x का वैल्यू क्या है, ये हमारे पास दिस इज 1। दूसरा y का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, सो y इक्वल टू 2, ये हमारे पास है यहाँ पे, y का वैल्यू क्या है 2, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू 2, राइट। एंड z हमने कहाँ पे फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया z, तो z का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं z इक्वल टू 3। सो ये हमने x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली 1, 2 और 3, राइट। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, दिस इज बेसिकली 2। यहाँ पे x का वैल्यू जो लिखा हुआ है हमारे पास वो क्या लिखा हुआ है, y का वैल्यू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बात कर रहा है इफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स, राइट। 2 टेबल हैं और 3 चेयर हैं जिनका हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस, जो एक साथ उनका कॉस्ट प्राइस आएगा टुगेदर, वो हमारे पास गिवन है। क्या दिया हुआ है वो हमारे पास, दैट इज 1800, राइट। एंड 3 टेबल एंड 2 चेयर का कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ है कितना, 22, एंड देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड ईच चेयर। सो आपको ध्यान में रखना है कि ईच टेबल एंड ईच चेयर कंबाइंड वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, अलग अलग नहीं। अगर अलग अलग फाइंड आउट करना होता तो हमारे पास जो है वो लिखा हुआ रहता है हमारे पास कि फाइंड आउट करना। हम दोनों तरीके से आपको बताते हैं कि अगर अलग अलग फाइंड आउट करके कंबाइंड निकालना हुआ हो, या ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें हम बिना अलग अलग फाइंड आउट किए हुए ही अगर मुझे कंबाइंड निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं कि टेबल को हम टी से डिनोट करते हैं और चेयर को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है कि 2 टेबल्स, सो 2t प्लस 3 चेयर 3c, इसका जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है हमारे पास इक्वल टू 1800, ठीक है।
तो इसको हम ले लेते हैं कि ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 3 टेबल 2 चेयर। सो दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं, 3 टेबल है प्लस 2 चेयर है इक्वल टू 2200। ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। सो जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखा था, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस। क्या करना था कि x और y में से x या y किसी एक को एलिमिनेट करना था, जिसको एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट बराबर करना है। तो यहाँ पे अगर सपोज t को एलिमिनेट करना चाहते हैं, t को हटाना चाहते हैं और एक चेयर का कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो t को एलिमिनेट करना होगा। t यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड है वो 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे t के साथ 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 और 3 जो मल्टीप्लाई किया हुआ है हमारे पास, उसको हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है हमारे पास, तो 3 को हम यहाँ लेकर के आ जाते हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, और 2 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी टेबल के साथ जो मेरा मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर है वो दोनों जगह पे सेम हो जाएगा। सो पहला इक्वेशंस को अगर हम लिखते हैं तो पहला इक्वेशंस क्या आएगा, 3 2 जा 60 प्लस 9c इक्वल टू 5400। दूसरा इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 प्लस 2 2 जा 4c इक्वल टू 4400। सो अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो हम कैंसिल आउट कर पाएंगे t को, और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि एक चेयर का कॉस्ट क्या होगा। सो t कैंसिल आउट हो गया, 9 माइनस 4 वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 5c बराबर 54 माइनस 44 इज 1000। सो c हमारे पास एक चेयर का कॉस्ट आ गया 1000 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 2 जा 10 कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, दिस इज 200, राइट। अभी हम क्या करेंगे कि अगेन सेम काम करेंगे, हम पुट करेंगे यहाँ पे, राइट, c का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशंस में, और हम t फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम मान लेते हैं कि पुट c इक्वल टू 200 किसी भी इक्वेशंस में ले लेते हैं, लेट्स से हम अगेन इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, 2t प्लस 3c, 3 इंटू सी का वैल्यू हमारे पास आ गया है 200, बराबर है ये 1800 के। तो अब 2t का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 1800, 3 2 जा 6 माइनस 600, तो 2t बराबर 1200, और हम बोल सकते हैं t इक्वल टू 600। अगर हम 1200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि एक चेयर का और एक टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो टेबल का हमारे पास 600 आ गया, और चेयर का हम यहाँ पे लेकर के आए हैं कितना, 200, राइट। तो ये हमारे पास आ गया एक टेबल का और एक चेयर का। अगर मुझे कंबाइंड वैल्यू पूछा होता कि टेबल और चेयर का कंबाइंड वैल्यू क्या होता, तो हम क्या करते हैं, t प्लस सी इज इक्वल टू 600 200, क्या निकल जाता है मेरे पास, 800। लेकिन यही अगर कंबाइंड वैल्यू पूछा होता, ये नहीं कैलकुलेशन करना होता, तो एक लाइन में कैसे कर सकते थे हम लोग कैलकुलेशंस को। अगेन हम इक्वेशंस को लिखते हैं, क्या था हमारा इक्वेशंस, 2t प्लस 3c इक्वल टू 1800, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3t प्लस 2c इक्वल्स टू 2200। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो t जो है वो क्या बन गया, 5t बन गया यहाँ पे, एंड 3c 2c बन गया हमारे पास 5c। अब ये 2200 और 1800 को ऐड करेंगे तो ये बन गया कितना हमारे पास, 4000। अब आप क्या कीजिए कि c को कॉमन कर लीजिए, c को कॉमन कर, आई मीन 5 को कॉमन कर लीजिए। अगर 5 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा t, यहाँ बचेगा c, और ये 5 इधर डिवाइड करेगा 4000 को डिवाइडेड बाय 5, एंड हमारा आंसर आ गया 800। सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमको ईच टेबल एंड ईच चेयर का कंबाइंड वैल्यू टुगेदर अगर एक साथ चाहिए तो एक लाइन में हमारे पास यहाँ पे आ गया। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि आप देखिए कि यहाँ पे टेबल और यहाँ पे जो टेबल उन दोनों के कोफिशिएंट का सम 5 आ रहा है, यहाँ पे भी चेयर और जो यहाँ पे हमारे पास चेयर उनके कोफिशिएंट का भी सम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है दोनों जगह पे, मतलब वो
सेम है, सेम नंबर है, कॉमन नंबर है, हम उसको कॉमन लेकर के इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर के अगर डिवाइड कर देंगे तो हम निकाल सकते हैं। यही अगर अलग अलग होता तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, हम फिर डायरेक्टली किस मेथड से कर रहे होते, इस मेथड से। तो ये जो हमारे पास मेथड है जो अभी हम यहाँ पे अप्लाई किए, ये मेथड, ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए वैलिड है। हर क्वेश्चंस में ऐसे सम करके कंबाइंड एक एक चीज का वैल्यू नहीं निकाल सकते। आई होप सो आपको क्लियर होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है, राइट। हर एक क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पे हमने थोड़ा अलग अलग टाइप का लिया, चीज एक ही है, करना हर जगह पे एक ही काम है, बट लिया हमने अलग तरीके से। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द numerator and the denominator of a certain fraction each increased by 2, मतलब आप नमरेटर में भी अगर आप 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो बन जाएगा 3/5। दूसरा हमारे पास केस क्या दिया हुआ है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नमरेटर को 1 बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर को भी हम क्या करते हैं, दोनों को 1-1 बढ़ाते हैं, तब हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, 1/2। तो हम फ्रैक्शन क्या है वो निकालना है, मतलब नमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन का केस आए, कंफ्यूज ना हो, इसके लिए डायरेक्टली क्या किए, इंस्टेड ऑफ ए बी एक्स वाई पी क्यू की जगह हम क्या करते हैं, जो नमरेटर है उसको n मान लीजिए और डिनोमिनेटर को d मान लीजिए, n/d आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पे हम फ्रैक्शन एज्यूम कर ले रहे हैं और फ्रैक्शन को हम क्या मान ले रहे हैं कि फ्रैक्शन हमारा हो गया है, दिस इज नमरेटर n बाय डिनोमिनेटर d, ये हमने मान लिया। लेट दिस इज माई फ्रैक्शन। सो पहला हमारे पास जो कंडीशन है उसके अनुसार हम चलते हैं। तो पहला कंडीशन में नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम 2 बढ़ा देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, तो चलिए ऐड करते हैं दोनों में। नमरेटर में हम ऐड कर दिए 2 और डिनोमिनेटर में भी हम ऐड कर दिए 2, दोनों हम ऐड कर दिए। तो हमारे पास रिजल्टिंग फ्रैक्शन जो था वो क्या बन गया था, वो हमारे पास दिया हुआ है कि वो ऐसा करेंगे तो वो बन जाएगा 3/5। अच्छा, इस क्वेश्चंस को हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, उसमें हम बताएंगे, उसमें हम ऑप्शंस भी लेंगे, यूजिंग ऑप्शंस कैसे कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हमारे पास आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई होगा n से, ये मिलेगा 5n प्लस 2 इंटू 5 मिलेगा 10, 3 इंटू डी हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज 3d प्लस 3 2 6। अब n और d को आप एक साइड लेकर के आ जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो हम लेकर के आ जाते हैं 5n माइनस 3d इक्वल टू 6 माइनस 10 बराबर -4, ये हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि दूसरा भी फ्रैक्शन दिया हुआ है। दूसरा फ्रैक्शन में दूसरा कलर यूज करता हूँ आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो इसके लिए। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर हम दोनों में एक एक बढ़ाते हैं, ठीक है, अभी हमने 2 बढ़ाया था, अभी अगर एक एक हम बढ़ाते हैं तो क्या हमारे पास आएगा, तो ये हम लिखेंगे n+1 बाई d+1 इक्वल टू 1/2। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करना है इधर, 1 को मल्टीप्लाई करना है इधर, क्या हमारे पास मिल जाता है, सो ये हमारे पास मिल जाता है 2n प्लस 2 बराबर d प्लस 1, और ये इक्वेशंस हमारे पास क्या बन गया, 2n माइनस d और 1 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या मिलेगा, -1। सो अभी देखिए ये जो इक्वेशंस हमारे पास है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और ये जो इक्वेशन आया है इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कि इक्वेशन 1 आ गया है और इक्वेशन 2 आ गया, फिर से वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम चीज हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, बट क्वेश्चंस बोलने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। सिंपल इक्वेशंस आसान हो जाएगा अगर आप क्वेश्चंस को समझेंगे, जो जो क्वेश्चंस बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप, ईच लाइन जो बोला लिख दीजिए उसको, ऑटोमेटिकली आपके पास 2 इक्वेशंस या फिर 3 इक्वेशंस बन जाएंगे। एक बार जब इक्वेशंस बन गया, क्वेश्चंस बन गया आपका, ठीक है। सो क्वेश्चंस जैसे बोल रहा है वैसे करना है। एक बार पूरा क्वेश्चंस पढ़ के अगर हम सोचेंगे कि हम सॉल्व कर दे तो इनिशियल स्टेज में ये पॉसिबल नहीं होगा, सो इसको ध्यान में रखना है हमको। तो पहला हमारे पास इक्वेशन है, उसमें आप देख सकते हैं कि n के साथ 5 मल्टीप्लाई है, d के साथ 3 है, यहाँ n के साथ 2 मल्टीप्लाई है और d के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। मतलब मैं अगर यहाँ पे d के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3d बना दूं इस इक्वेशंस में, तो ये कैंसल आउट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं,
अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 है जिसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस क्या करेंगे, इक्वेशन 2 है जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, 3 से। पहला इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा 5n माइनस 3d इक्वल टू माइनस ऑफ 4, एंड दूसरा इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 जा 6n माइनस 3d इक्वल टू माइनस ऑफ 3। अब चूंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन सेम है, साइन चेंज करना होगा, तो साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस था, मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, प्लस, एंड ये भी माइनस था, मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, प्लस। सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं इसको तो -6n प्लस, सो दिस इज माइनस ऑफ, एंड देन यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + 3 इज 4 - 3 इज 1, सो दिस इज माइनस ऑफ 1। ये कैंसिल आउट हो गया, सो हमारे पास n का वैल्यू आ गया 1। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, सो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं, इक्वेशन 2 क्या था, 2 इंटू n का वैल्यू 1 आ गया, माइनस ऑफ d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, सो 2 इंटू 2 इज 2, 1 को इस साइड लेके आएंगे वो प्लस हो जाएगा, d उधर पॉजिटिव बन जाएगा, सो d का वैल्यू हमारे पास आ गया 3। तो जो हमारे पास इक्वेशंस था, फ्रैक्शंस क्या था, नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर n बाई डी, n का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पहले आ गया था 1 एंड d का वैल्यू आ गया हमारे पास 3, तो हमारे पास जो आंसर था वो हो गया n बाई डी दैट इज 1/3। मैं बात कर रहा था कि अगर इस क्वेश्चंस को हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। सो क्रॉस चेक करना है तो क्या करेंगे, नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर हमारे पास वैल्यू आ गया है, कितना आ गया है हमारे पास वैल्यू, दैट इज 1/3। सो अगर क्रॉस चेक करना होगा तो पहला हमारे पास जो बात कर रहा था इक्वेशंस क्या था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, दो बढ़ाना था, तो अगर 1 + 2 बाई 3 + 2 करेंगे क्या मिलेगा, सो 1 + 2 इज 3, 3 + 2 इज 5, सही है। दूसरा देखते हैं क्या था, तो दूसरा 1 + 1 क्योंकि 1 एक बढ़ाना था एंड 3 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 2/4, जो कैंसिल आउट करने के बाद क्या आएगा 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 2 times a number is 12 more than half the number, what is the number, right। सो वो नंबर क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे सॉल्व करे, क्या करे, ये क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, किसका हाफ किसका, किससे 12 ज्यादा क्या। तो फिर से एक बार हम लोग नंबर पढ़ते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज के लीजिए लेट, जो नंबर हमारे पास होगा दैट नंबर बी x, ले लिया हमने। क्या बोल रहा है, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस पहले बोला तो हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना, दुगना, सो 2 इंटू एक्स, ट्वाइस अ नंबर। अब ये जो ट्वाइस अ नंबर है वो बेसिकली क्या है, 12 ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है और किसी के बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा, जितना ज्यादा है उतना माइनस कर देना होगा। किससे ज्यादा है वो बताया हमको, देन हाफ द नंबर, किससे ज्यादा है, हाफ द नंबर, हाफ द नंबर मतलब x का आधा। अब ये हो गया बराबर, बीच में हम बराबर का साइन दे दिया, तो यहाँ हमारे पास एक ही वेरिएबल है और एक इक्वेशन, जैसा कि हमने पहले इक्वेशंस में किया था, पहले क्वेश्चंस में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वहां हमारे पास इक्वेशंस बना हुआ था, यहाँ हमको इक्वेशंस बनाना है, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, x को एक साइड लेकर के आ जाते हैं, सो इसको हम लिखते हैं 2 times of x माइनस x/2 इक्वल टू 12। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बाई में 1 है, 1 एंड 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 इंटू 2, 2 2 जा 4x, माइनस 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू एक्स इज एक्स इक्वल टू 12। सो ये हमारे पास आ गया 3x/2 इज इक्वल्स टू 12। सो x का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2,
एंड x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 24 बाई 3 दैट इज 8। सो क्वेश्चन काफी सिंपल था, कोई डिफिकल्टी नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन बन जाता है 2/3। दूसरा कब, जब हमारे पास नंबरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं। सेकंड केस हमारे पास दिया हुआ है कि 3/4 बन जाता है अगर हम नंबरेटर में 4 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारा फ्रैक्शन क्या होगा। सो एज बिकॉज हमने प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे तो हमेशा उसको नमरेटर बाय डिनोमिनेटर n बाई डी के फॉर्म में लेंगे उसको, राइट। तो हम n ले लेते हैं एंड दिस इज d, n इज नमरेटर एंड d इज डिनोमिनेटर। तो पहले इक्वेशंस में हमारे पास बोल रहा है कि नमरेटर इज इंक्रीज बाय 1, तो हम नमरेटर को ले लेते हैं, दैट इज +1। देन बोल रहा है डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2, तो हम डिनोमिनेटर को ले लेते हैं यहाँ पे एंड डिनोमिनेटर हमारा हो गया दिस इज d प्लस 2। देन हमारे पास जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन आएगा वो रिजल्टिंग फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है कि दिस विल बिकम 2/3। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज 2/3। सो अब हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे को क्या मिलेगा, दिस इज 3 इंटू एन प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डी प्लस 2 2 जा 4, राइट। अब हम इसको इस साइड लेकर के आते हैं, एन और डी दोनों को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो ये हमारे पास 3n था, माइनस हो गया उसमें से 2d, और ये हमारा 4 माइनस 3 क्या मिला, दैट इज 1। तो दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन हम लेते हैं। सेकंड हमारे पास केस क्या बोल रहा था कि अगर हम नमरेटर को क्या करते हैं, नमरेटर को 4 इंक्रीज करते हैं एंड डिनोमिनेटर को 5, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 3/4। सो वो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो नमरेटर हमारे पास आ गया +4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर +5 एंड इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया है, 3/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू एन, 4n प्लस 16 इक्वल टू 3d प्लस 15, राइट। सो अब हम उसी चीज़ को यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो हमारे पास जो वैल्यू आया है, अगेन एन और डी को एक साइड ले लेते हैं हम। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 4n माइनस 3d इक्वल टू 15 माइनस 16 विच इज माइनस ऑफ 1। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो अब हम n और d दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। लेट्स से अगर हम d को एलिमिनेट करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमें किससे, 3 से, और सेकंड जो हमारा ये इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो ये हमारे पास 3d से 60 बन जाएगा और ये भी हमारे पास 60 बन जाएगा। सो हम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 3 माइनस सेकेंड इक्वेशन इंटू 2। सो फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 3 3 is 9n माइनस 6d इज इक्वल्स टू 3। दूसरा हमारे पास आ जाएगा 2 4 is 8n माइनस 6d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, राइट। सो अब हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 9 माइनस 8 इज n एंड 3 प्लस 2 इज 5। सो नमरेटर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहाँ पे अगेन आ जाते हैं, क्या करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 5 इन एनी इक्वेशंस, राइट। बट हम इसको पुट कर देते हैं, लेट्स से इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, 3 इंटू एन, तो ये बन गया 3 इंटू 5 माइनस 2d इक्वल टू 1। एंड हमारे पास वैल्यू क्या आ गया कि 2d को हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो ये 15 माइनस 1 इज इक्वल्स टू
2d, राइट। और हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमारे पास d का जो वैल्यू आएगा, d हमारे पास क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 15 माइनस 1 14/2 दैट इज 7। सो हमारे पास जो फ्रैक्शन है नमरेटर बाय डिनोमिनेटर, वो नमरेटर बाय डिनोमिनेटर हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, नमरेटर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके थे, नमरेटर कितना आया 5 एंड डिनोमिनेटर ने हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 7। सो दिस इज 5/7। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो क्रॉस चेक करने का मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि पहला एक मैं क्रॉस चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे हम लोग करना है, फिर भी एक ले रहे हैं कि पहला हमारे पास केस था कि अगर हम नमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज कर देते हैं, इन दैट केस तो नमरेटर देखिए हमारे पास क्या है 5, डिनोमिनेटर क्या है 1, नमरेटर हमने 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है 7, उसमें ऐड करना है 2, तो ये वैल्यू बन जाता है मेरे पास 6/9, जिसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2/3। एंड यही हमारे पास जो है वो दिया हुआ था कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाता है 2/3। सो होप सो हम लोग सही निकाल रहे हैं, दैट्स वाई हमारे पास क्रॉस चेक करने के बाद सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ चॉकलेट विद सोनी इज 7/9 of the number of chocolates with Versa. If Versa has 14 chocolates more than Sony, then find the total number of chocolates with them. So हम यहाँ पे समझ गए कि वर्षा के पास जितना भी चॉकलेट होगा सोनी के पास इंटू 7/9 है, एंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो वर्षा और सोनी के पास है उसमें से वर्षा के पास 14 चॉकलेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सोनी। सो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अजम्पशन जिसको भी करना है, जिसके बेसिस पे दिया हुआ हमेशा उसको अज्यूम करते हैं हम लोग, जिसके बारे में बता रहा है उसको कभी अज्यूम नहीं करते हैं। दैट मीन्स वट, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सोनी के बारे में बता रहा है तो सोनी को अज्यूम नहीं करेंगे, वर्षा से रिलेट करके बता रहा है वर्षा के थ्रू, तो हम लोग वर्षा को अज्यूम करेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट जो वर्षा है उसके पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट है, वर्षा के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट है वो हम ले लेते हैं v, राइट। तो सोनी जो है, सोनी के पास कितना नंबर ऑफ चॉकलेट हो जाएगा, ऑलरेडी हमको पता है कि 7/9 था, सो दिस इज v इंटू 7/9। अभी हमारे पास दिया हुआ है कि वर्षा हैज़ 14 चॉकलेट्स मोर दैन सोनी, इसका मतलब क्या है कि वर्षा का नंबर ऑफ चॉकलेट में से अगर हम सोनी का नंबर ऑफ चॉकलेट को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए 40, राइट। सो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 9, ये हमारे पास आएगा 9v माइनस 7v इक्वल टू 14, 9 माइनस 7 इज 2v इज इक्वल्स टू 14 इंटू 9, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, दिस इज 7 टाइम्स, एंड हमारे पास जो v आ गया दैट इज इक्वल्स टू 63। तो वर्षा के पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमको पता चल गया है, दैट इज v एंड दैट इज 63। फाइंड आउट करना था हम लोग को व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। सो हम सोनी का भी फाइंड आउट करेंगे कि सोनी के पास कितना चॉकलेट आया होगा, राइट। तो सोनी के पास कितना चॉकलेट आया होगा, सोनी का हम लोगों को पता है, सोनी इज इक्वल्स टू v इंटू 7/9 एंड v हमारे पास आया है कितना 63 इंटू 7/9, 9 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 7 टाइम्स में, दिस इज 7 7 जा 49। तो हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट हमारे पास कितना आ गया, टोटल हमारे पास आ गया सोनी के पास जितना था दैट इज 63 प्लस वर्षा के पास जो है दैट इज 49, सो टोटल 112। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर आंसर, राइट। अभी इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, राइट। दूसरा तरीका क्या है, तरीका यही है हमारा सॉल्व करने का, फर्क बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको फ्रैक्शन वैल्यू मिला, अगर हम फ्रैक्शन नहीं लेना चाहते हैं इन दैट केस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहते हैं कि फ्रैक्शन नहीं आए, मुझे एलसीएम वगैरह लेना नहीं पड़े, इन दैट केस आपको क्या करना होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में बात किया गया है उसको हम उस नंबर के मल्टीपल में एज्यूम करेंगे जिसके बारे में बताया गया है उसका डिनोमिनेटर चेक करते हुए, ठीक है। जैसे हमें किसके रिस्पेक्ट में बताया गया है, तो वर्षा के रिस्पेक्ट में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, सोनी के बारे में बताया गया है,
सोनी जो है वो वर्षा का कितना टाइम्स है 7/9, तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल में अगर हम वर्षा के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है उसको अगर हम मानते हैं तो हमारे पास काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वर्षा के पास जो हम एज्यूम करते हैं वो 9 के मल्टीपल में एज्यूम करते हैं। तो मान लेते हैं कि वर्षा वर्षा के पास कितना है, इस बार मैं अलग ले रहा हूँ वेरिएबल, 9x मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर सोनी के पास कितना हो जाएगा नंबर ऑफ चॉकलेट, आसान है, 9x इंटू 7/9 मतलब 7x, ठीक है। एंड हमारे पास दिया हुआ था कि वर्षा हैज 14 चॉकलेट्स मोर देन सोनी, 14 चॉकलेट ज्यादा है उसके पास। तो वर्षा के पास कितना है, 9x माइनस 7x इक्वल टू 14, और ये वैल्यू आ गया मेरे पास 2x इज इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल टू 7। आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, तो हम यहाँ पे टोटल x के टर्म में फाइंड आउट कर देते हैं पहले। सो टोटल कितना चॉकलेट था, वर्षा के पास 9x एंड सोनी के पास 7x, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया था 16x। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 इंटू एक्स का वैल्यू 7, तो और हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट आ गया अगेन 112। आई गेस आपको समझ में आया होगा ये दोनों मेथड। सेकंड वाले मेथड में थोड़ा कम सॉल्व करना पड़ा, राइट, इवन एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा। अगर किसी को एलसीएम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए ये मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड हो गया। एक तो कि आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, कम आपको लिखना भी होगा, राइट, और दूसरा कि आपको एलसीएम लेना भी नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी बोले कि वो भी ये वीडियोस को देखें, और जितना मैक्सिमम हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।